नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मऊ नगर पालिका की जानिब से सेल्फ टैक्स निज़ाम नाफिज किए जाने के बाद शहर की मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों के ज़रिए सेल्फ टैक्स निज़ाम की मुखालफत में हंगामा करने के साथ साथ एहतजाज और मुजाहरा किया गया और मुतालबा किया गया कि सेल्फ टैक्स निज़ाम को फौरी वापस लिया जाए। अवामी रुझानात को मद्देनज़र रखते हुए डैमेज कंट्रोल करने के मकसद से आज शहर चेयरमैन अरशद जमाल ने नगर पालिका के मीटिंग हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और सेल्फ टैक्स निज़ाम को लेकर सफाई देने की कोशिश की कि लोगों के दरमियान गलतफहमियाँ फैली हुई हैं कि इस टैक्स को मैंने नाफिज किया है, जबकि सेल्फ टैक्स निज़ाम 2024 को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नाफिज किया है। जब गवर्नमेंट ने नाफिज किया है तो अब उसे तस्लीम करना बोर्ड की मजबूरी है। उन्होंने बताया कि सरकारी सर्किल रेट के मुताबिक चारों स्लैब के रेट तय किए गए हैं, जिसके तहत 0 से लेकर 9 मीटर के स्लैब का रेट फी स्क्वायर फीट 45 से लेकर 60 पैसे तय किया गया है। उन्होंने मजमूई तौर पर कैलकुलेशन करते हुए बताया कि अगर 10 कड़ी में मकान तामीर किया गया है तो उसके हिसाब से तामीरशुदा मकान पर 45 पैसे की शरह से कुल 366 रुपये टैक्स अदा करना होगा, और अगर किसी ने 2 स्टोरी की बिल्डिंग तामीर की है तो उसी हिसाब से उसे भी कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर आवाम की जेब पर बोझ तो ज़रूर पड़ने वाला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो ज़मीन पड़ती है उस पर भी टैक्स नाफिज होगा। इतना ही नहीं, इस टैक्स निज़ाम से उन्हें फ़ायदा मिलेगा जो लोग अपने मकान पर टैक्स लगवाना चाहते हैं और उनके मकान पर अभी तक टैक्स नहीं लगा है। इस दायरे में वो लोग भी शामिल होंगे जो कब्ज़े की बुनियाद पर रह रहे हैं, उनके मकान पर टैक्स नहीं लगे हैं और वो नगर पालिका की सहूलियात हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो जनरल सर्वे की बुनियाद पर ही अमल दरआमद होगा। मऊ में 25 साल कबल जनरल सर्वे की बुनियाद पर टैक्स नाफिज हुआ था और अब फिर जनरल सर्वे की बुनियाद पर टैक्स नाफिज होगा। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन अरशद जमाल। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रिय पत्रकार साथियों, आप सबको आदाब, सलाम, नमस्कार। आज हमने आपको इसलिए जहमत दी कि स्वकर प्रणाली को लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति है, तो इसलिए मुझे लगा कि इस संबंध में स्पष्ट बात करनी चाहिए और आपके सवालों के जवाब भी दिए जाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अपनी बात रखूंगा और मेरी बात जब समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं श्री संतोष कुमार, जो कर अधीक्षक हैं, टैक्स सुपरिटेंडेंट हैं, और मेरे दाहिनी तरफ बैठी हैं श्रीमती अमृता राय जी, जो कर निरीक्षक हैं, और उनके बगल में बैठे हैं श्री अनित कुमार सिंह जी, जो कर लिपिक हैं। तो हम अपनी बात को शुरू करते हैं। तो स्वकर प्रणाली को लेकर जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है उसी को दूर करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मौजूदा वक्त में जो कर की प्रक्रिया चल रही है उसका क्या नियम है। तो नगर पालिका अधिनियम 1916 की सुसंगत धाराओं के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए निकायों में कर व्यवस्था लागू की गई है। मऊ नगर पालिका में बहुत पहले से ये व्यवस्था लागू है। उस व्यवस्था के तहत रेंटल वैल्यू तय करने के लिए 3 प्रकार के स्लैब बनाए गए थे। पहला स्लैब तो ये था वाणिज्यिक के लिए कि ज़मीन लैंड की कीमत रजिस्ट्री ऑफिस के सर्किल रेट के अनुसार और भवन निर्माण में आने वाली लागत जो लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल के मुताबिक, दोनों को जोड़कर जो वैल्यू निकलती है उसका 5% रेंटल वैल्यू बनता है और उस 5% की रेंटल वैल्यू पर 5% हाउस टैक्स और 10% वाटर टैक्स लिया जाता था। जो आवासीय भवन है उसका हमारे विभाग के अधिकारी रेंटल वैल्यू का आकलन करते हैं वहां जाकर, और जो वहां की रेंटल वैल्यू उन्हें मालूम होती है उसके एतबार से कर निर्धारण किया जाता है। उसमें भी 5% हाउस टैक्स और 10% वाटर टैक्स लिया जाता है। ये पुरानी प्रक्रिया जो चल रही थी। अब मैं आता हूँ नई प्रक्रिया की तरफ। स्वकर प्रणाली के संबंध में ये बताना ज़रूरी है कि स्वकर प्रणाली नगर पालिका ने नहीं लागू की है। ये प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है।
अब ये समझना ज़रूरी है कि 2010 में सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और निकायों को बार बार ये सुझाव भेजा था कि आप स्वकर प्रणाली लागू करिए, इससे एकरूपता आएगी, समानता आएगी और पारदर्शिता आएगी और इससे नगर निकायों की आय में वृद्धि भी होने की उम्मीद है। तो सरकार के बार बार अनुरोध करने के बाद भी लगभग 726 निकायों में से 30 या 40 निकायों ने इस प्रक्रिया को इस बीच में लागू किया। 2010 से 2019 आ गया, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी तरह से प्रदेश में लागू नहीं हो पाई। तो 4 जुलाई को 2024 को नहीं, इसमें मैं पहले बताना चाहता हूं कि स्वकर प्रणाली के संबंध में ये बताना जरूरी है कि स्वकर प्रणाली नगरपालिका परिषद मऊ लागू नहीं किया। 4 जुलाई 2024 को निदेशक स्थानीय निकाय और नगर विकास के अनुभाग 9 को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया और 20 दिसंबर 2024 को नगर विकास मंत्रालय के प्रमुख सचिव श्री अमृत अभिजात द्वारा एक आदेश के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समय सीमा तय कर दी गई, जिसके अनुसार अधिशासी अधिकारियों को किसी भी दिशा में स्वकर से संबंधित अंतिम किराया दर का प्रकाशन 17 जनवरी 2025 तक करने का आदेश जारी कर दिया गया। इन दोनों आदेशों में स्थानीय निकाय के निदेशक के साथ मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश दिए। शासन का आदेश उस नियमावली को लागू करने के लिए आया जो नगर विकास विभाग द्वारा 18 नवंबर 2019 को जारी की गई थी। सरकार ने एक नियमावली बना दी कि इस प्रकार से स्वकर प्रणाली लागू होगी, मगर और सरकार ने उस पर आपत्तियां और सुझाव भी मांगे। 2024 आ गया और 2024 में सरकार ने आपत्तियों का निस्तारण करके उसको गजट किया गवर्नर की अनुमति से, और ये गजट हुआ है 28 जून 2024 को। इस नियमावली को गजट किया गया है और उसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश नगर पालिका भूमि या भवन या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2024। सरकार के उक्त आदेश के क्रम में नगर पालिका परिषद के हमारे मऊ के अधिशासी अधिकारी ने 23 दिसंबर 2024 को सूचना प्रकाशित की और आपत्तियां मांगी। आपत्तियों का निस्तारण करके 21 जनवरी 2024 को आदेश के मुताबिक अंतिम किराया दर प्रकाशित कर दिया गया। यानी तो अब इसमें यह है कि यहाँ तक बात आ गई कि हमारा अंतिम प्रकाशन जारी हो गया। अब मैं उसके आगे की तरफ आपको लेके चलता हूँ कि अब मैं बताता हूँ कि स्वकर प्रणाली क्या है। जैसे बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि स्वकर प्रणाली क्या है। स्वकर प्रणाली ये है कि आपको अपने भवन का कर स्वयं निर्धारित करना है। एक आवेदन मिलेगा नगर पालिका की तरफ से और आप उसमें भरेंगे कि आपके मकान में क्या क्या चीज़ें निर्मित हैं, कितने क्षेत्रफल में निर्मित हैं, और आप जो आवेदन नगर पालिका को भर के देंगे उसी पे नगर पालिका कर निर्धारित कर देगा। अगर बाद में कोई शिकायत मिलती है कि इन्होंने गलत सूचना दी है तो उसकी जांच होगी और जांच करके उस जो कमी होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। ये स्वकर प्रणाली है और इसीलिए इसका नाम स्वकर प्रणाली रखा गया। इसमें जो नियमावली आई है उसकी कॉपी हम आपको देंगे। तो निर्मित क्षेत्र जो होगा, तो निर्मित क्षेत्र में जीना, टॉयलेट और सभी दीवारों, यानी जो फर्शी माप करनी है, तो फर्शी माप जब करेंगे तो दीवारें उसमें नहीं आ पाएंगी। तो टॉयलेट, जीना, किचन और दीवारों को छोड़कर माप की जाएगी और जितना जो माप आएगी उसमें अलग अलग रेट निर्धारित किया गया है, जिसके एतबार से ये किराया दर निर्धारित की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि स्वकर प्रणाली की जो नियमावली आई है उसमें क्या कमियां हैं और क्या खूबी है, इससे क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। मैं इसको पढ़ देता हूं। इसके लागू होने से क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा ये भी समझना ज़रूरी है। इस योजना के लागू होने से कर निर्धारण में एकरूपता, समानता और पारदर्शिता आएगी। जैसे सबको अब क्लियर हो जाएगा कि मेरे घर का कितना टैक्स होना चाहिए, उससे अगर अधिक है तो आप आपत्ति कर सकते हैं। ये बात पहले नहीं थी। एक ही बराबर के मकान में किसी का 300 रुपये किराया था, वार्षिक टैक्स था, तो किसी का 3000 टैक्स था। अब ये सब कुछ बराबर हो जाएगा। जितना निर्माण के एतबार से होगा तो उसमें पारदर्शिता भी आएगी, एकरूपता भी आएगी और समानता भी आएगी। तो ये फ़ायदा हो जाएगा। और जिसका कर अधिक होगा वो कम हो जाएगा और जिसका कम होगा उसका अधिक हो जाएगा। भूमि पर भी कर निर्धारित हो जाएगा। पहले भूमि जो थी, भूमि पे कर निर्धारण की व्यवस्था नहीं थी, जबकि लोग चाहते थे कि हमारी ज़मीन पर भी टैक्स लग जाए, क्योंकि टैक्स अब सबसे बड़ा प्रमाण हो गया। तो ये व्यवस्था नहीं थी। नई कर प्रणाली में ये व्यवस्था भी सरकार ने दे दी है, जिनका बहुत अधिक समय से इंतज़ार था।
जिनका बहुत अधिक समय पूर्व लगा, जब उनका भवन कम या कच्चा था, किसी का मकान कच्चा था पहले, आज के 20 साल 30 साल पहले, या उसमें एक कमरे या एक झोपड़ी बनी हुई थी, तो उसका कर बहुत कम लगा हुआ था, और 20 साल 25 साल बाद उसने अपने भवन को 2 स्टोरी का बना लिया और महंगाई भी बहुत बढ़ गई, मगर कर उसका वही चल रहा है। आप हैरत करेंगे कि आज भी मैं समझ रहा हूँ कि 15 से 20% 25% ऐसे मकान हैं जिनका 60 रुपये वार्षिक टैक्स है और 2 स्टोरी की बिल्डिंग है। तो उनको तो लगेगा कि नुकसान हुआ। किन्हीं कारणवश जिनका कर नहीं लग पा रहा है उनका भी कर निर्धारण हो जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको मैं समझाना चाहता हूँ कि आवाम तक आपके माध्यम से मेरी बात पहुँचे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पुरानी ज़मीनें हैं, पुराना मकान है, मगर कागजात उनके पास बहुत सारे नहीं हैं, तो उनका कर निर्धारण नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब सर्वे होता है, जनरल सर्वे जब होता है, जनरल सर्वे 20-25 साल पहले हुआ था या फिर अब इस प्रणाली के तहत सर्वे होगा, तो जब जनरल सर्वे होता है तो फिर जो अध्यासी है उसके ऊपर कर निर्धारण होता है। जिसका कब्जा है, जो अध्यासी है और जिसका कब्जा है, उसका कर निर्धारण होगा। अगर किसी को आपत्ति होगी, कोई दरखास्त देता है, तो फिर एक पैनल उसका बना हुआ है, उस पैनल में आगे सुनवाई होगी और उसका निस्तारण किया जाएगा। गलत किसी का नाम चलेगा तो उसे सही किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी खूबी इससे आने से ये फ़ायदा मिल जाएगा। तो चाहते हैं कि हमारे भवन या भूमि पर कर निर्धारण हो जाए, मगर वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हो जाएगा। भूमि पे कुल प्रदान हो जाएगा। विरासत के नामांतरण की समस्या से फुर्सत मिल जाएगी। जैसे विरासत के पुराने लोग हैं, एक ही मकान है, उसमें 4 पार्ट हो गया, तो चारों लोग अपना अपना टैक्स चढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। मगर अब तो 4 लोग अलग अलग जो रह रहे हैं एक मकान में पार्टीशन करके, तो जो लोग अध्यासी हैं सर्वे के दौरान उनका नाम चढ़ा दिया जाएगा। आवेदन पहले लिया जाएगा, आवेदन जिनका नहीं आएगा तो खुद नगर पालिका की टीम सर्वे करेगी। इसमें पुराने जो भवन होंगे उसमें छूट का भी प्राविधान है। जैसे 20 साल से अधिक पुराने जो मकान होंगे उन पर अलग छूट की व्यवस्था है, 30 साल पुराने जो मकान होंगे उस पर छूट की अलग व्यवस्था है। तो ये अलग अलग भवनों के जर्जर स्थिति को देखते हुए उसमें भी छूट की अलग अलग व्यवस्था दी गई है। इस नियमावली में 4 स्लैब इन्होंने बनाए हैं, सरकार ने, हमने नहीं बनाया, सरकार ने बनाया। सरकार ने 4 स्लैब बनाए हैं। पहला स्लैब इन्होंने बनाया है कि 24 मीटर से ऊपर के सड़कों पर जो भवन स्थित हैं उनका रेट अलग होगा, और 24 मीटर से 12 मीटर के बीच में की सड़कों पे जिनका मकान है उनका रेट अलग होगा, और 12 मीटर से 9 मीटर का के अंदर जो मकान है उनका अलग स्लैब होगा, और 9 मीटर से 0 मीटर के अंदर जिनका मकान है उनका अलग स्लैब होगा। तो जो इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं, इसमें 3 पर हम लोगों को, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो चौथा स्लैब सरकार ने बनाया है 9 मीटर से 0 मीटर, 9 मीटर का मतलब हो गया कि 30 फीट, तो 30 फीट के मार्ग पर किसी का घर हो और किसी का घर 3 फीट के मार्ग पर हो और रेट दोनों का समान हो, तो ये बात तर्क संगत नहीं लगती है। तो इस पर मैंने माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिख के दिया है, उनसे मिले भी हैं। माननीय मंत्री जब बोर्ड की बैठक में आए थे तो बोर्ड की बैठक में भी माननीय सभासदों ने ये सवाल उठाया था, और माननीय मंत्री जी ने ये कहा था कि ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। तो अगर माननीय मंत्री जी की कृपा होगी तो आने वाले समय में अगर एक स्लैब बढ़ेगा तो उसका रेट 25 से 30% और कम हो जाएगा। हमारा कहना है कि पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्री कार्यालय के सर्किल रेट के मुताबिक करनी है। जो नया शासनादेश आया है, जो गजट हुआ है, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि सर्किल रेट जो आप तय करेंगे वो जो रजिस्ट्री ऑफिस का जो सर्किल रेट है उसी के अनुपात में करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जो लिस्ट जारी हुई है कि उसमें अलग अलग वार्डों का अलग अलग रेट है। 9 मीटर से कम पर कहीं 45 पैसा है, तो कहीं 50 पैसा है, कहीं 60 पैसा है, तो अलग अलग रेट है। मैं 9 मीटर पे ज़्यादा फोकस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए करूँगा, 9 मीटर से कम, 9 मीटर का मतलब 30 फीट हुआ। तो मऊ में 30 फीट से ज़्यादा चौड़े मार्गों पे जो भवन हैं उनकी संख्या 10% भी नहीं है। 90% हमारे वहाँ भवन मकान ऐसे हैं जिनके घर के रास्ते की चौड़ाई 30 फीट से कम है। तो यानी वो आखिरी स्लैब जो है 9 मीटर से कम वाला, उसी पे ज़्यादा हम चर्चा करेंगे, और अभी आगे जब मैं बढ़ूँगा तो मैं मिसालों के ज़रिए आपको पूरी बात ये समझाऊँगा। कुछ नमूनों के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि ये प्रणाली लागू होने के बाद स्थिति क्या होगी। जैसे अभी तो ये स्क्वायर फीट और सर्किल रेट और उसका गुणे 12, उसका गुणे 17%, ये सारी चीज़ें हैं जो जनता को नहीं समझ में आएंगी। तो मैंने बड़ा सीधा सीधा कुछ फार्मूला बना दिया है। एक चीज़ और बदलाव हुआ है, जैसे 5% हाउस टैक्स था और 10% वाटर टैक्स था, तो सरकार ने उसको बदल के अब 10%
हाउस टैक्स कर दिया है और 7.5% वाटर टैक्स कर दिया है, यानी जो 15% का स्लैब था अब वो 17.5% का निर्धारण होगा। अब जैसे 0 मीटर से 9 मीटर को मैंने इसलिए लिया कि इसी पे ज़्यादा है, वो बात कह चुका हूँ, तो मैं इसमें कुछ मिसाल के तौर पे समझाना चाहता हूँ जो आम लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर मैं आऊँगा इसके बाद के जो बहुत सारी दूसरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की नगर पालिकाएँ हैं उनके वहाँ क्या रेट है और हमारे वहाँ क्या रेट है। तो जैसे 10 कड़ी, यहाँ कड़ी को ज़्यादा लोग समझते हैं, तो 10 कड़ी का होता है 435 स्क्वायर फीट। 435 स्क्वायर फीट में 20% जो फर्शी जो मानक लिया गया है तो उसके एतबार से 20% की उसमें लेस करना है, यानी हम टॉयलेट, किचन, सीढ़ी और दीवारों को लेस करें या मोटा मोटा पूरे जो फर्शी जो माप होगी उस माप में 20% लेस कर दें। तो 10 कड़ी का 435 स्क्वायर फीट होता है और 20% जब उसमें लेस करते हैं 300 स्क्वायर फीट होता है। अब 45 पैसे और 60 पैसे का 2 स्लैब हमारा 9 मीटर के अंदर है, तो मैं दोनों का आंकड़ा दूंगा कि अगर 45 पैसे वाले पर स्क्वायर फीट का रेट हम लेते हैं तो 156 रुपये 85 पैसे हमारा सर्कुल रेट आता है, और 60 पैसा लेते हैं तो 209 रुपया 14 पैसे इसको हमारा सर्किल रेट आता है। अब इस सर्किल रेट पर अगर हम मासिक किराया दर तय करते हैं, यानी रेंटल वैल्यू पे अगर हम टैक्स का निर्धारण तय करते हैं तो हमारा 45 पैसे स्क्वायर फीट हमारी किराए की दर आएगी और 27 रुपये 45 पैसे 45 पैसे वाले में आएगी महीना, और 60 पैसे वाले की दर में 36 रुपया 60 पैसा आएगा। यानी टोटल अगर मैं इनका करता हूँ तो 45 पैसे वाली दर में 329 रुपये 40 पैसा 10 कड़ी की मकान में उसका टैक्स बनेगा सालाना। हाँ, 329 रुपये 40 पैसे। और अगर हम 60 पैसे वाली दर से जोड़ते हैं तो ये 339 रुपये 20 पैसा वार्षिक दर आएगी। अब मैं 20 कड़ी पे आता हूँ तो 20 कड़ी का स्क्वायर फीट होता है 871 स्क्वायर फीट, जिसमें वो घटाने के बाद तो मैं सीधे उधर ही आ जाता हूँ टोटल पे। तो 20 कड़ी में हमारा जो आएगा वो 45 पैसे के एतबार से 20 कड़ी का मतलब 871 स्क्वायर फीट, तो 871 स्क्वायर फीट का 658 रुपया 79 पैसा आएगा 45 पैसे के हिसाब से, और 879 रुपये आएगा 60 पैसे की दर के एतबार से। इसी तरह से 30 कड़ी में अगर हम जोड़ते हैं 30 कड़ी यानी 1307 स्क्वायर फीट, तो उसका रेट आ जाएगा 988 रुपये और 1317 रुपये 60 पैसे की दर से। अगर 40 कड़ी यानी 1742 स्क्वायर फीट में हम निकालते हैं तो उसकी दर आ जाएगी तो 1317 स्क्वायर फीट रुपया और 1756 स्क्वायर फीट। अगर 50 कड़ी यानी एक मंडे में पूरा किसी का मकान बना हुआ है तो एक मंडे का 2178 हमने लिखा है 50 कड़ी का, तो उसका 1646 रुपया 45 पैसे वाले क्षेत्र में आएगा और 60 पैसे वाले क्षेत्र में 2196 रुपये आएगा। जिसका टैक्स इससे ज़्यादा लगा होगा अब उसका टैक्स नियमतः कम हो जाएगा और जिनका इससे कम लगा होगा वो नियमतः इससे बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ अब हाँ, अभी मेरी बात पूरी हो जाए, सवाल नोट करते रहें। अब ज़मीनों पे भी टैक्स लगना है तो उसको भी मैंने 9 मीटर से कम ही के पैमाने पर लिया है कि 30 फुट से कम के जो रास्ते हैं वहाँ आपका किराया दर क्या होगा। तो इसमें भी हमने लिया है कि 10 कड़ी में 10 कड़ी ज़मीन पर, खाली ज़मीन पर अगर किसी को कर निर्धारण होगा तो वाटर टैक्स और हाउस टैक्स दोनों मिलाकर 91 रुपया 50 पैसा लगेगा। और 20 कड़ी की अगर ज़मीन है यानी 871 स्क्वायर फीट तो 183 रुपया हाउस टैक्स और वाटर टैक्स मिला के लगेगा। 30 कड़ी ज़मीन यानी 1307 स्क्वायर फीट का अगर किसी का प्लाट है तो 274 रुपया 49 पैसा वाटर टैक्स और हाउस टैक्स मिलाकर वार्षिक लगेगा। और 40 कड़ी यानी 1742 स्क्वायर फीट है तो 365 रुपया 99 पैसा। अगर 50 कड़ी यानी एक मंडे के आसपास अगर किसी की ज़मीन है, में निर्माण है, ज़मीन से मतलब नहीं है, खाली ज़मीन है, तो 2178 स्क्वायर फीट हुआ जिसका कर निर्धारण वाटर और गृह कर दोनों मिलाकर 457 रुपये 49 पैसे होगा। अब मैं इसको और सरल कर देता हूँ जो जनता के लिए एकदम ही इजी हो जाए अपने घर का निर्धारण करने के लिए। तो इस प्रकार से पक्के भवन 45 रुपये रेंटल वैल्यू हेतु प्रति कड़ी 32 रुपया 94 पैसा, एक कड़ी में जिसका निर्माण है उसका 32 रुपये प्रति स्क्वायर और प्रति स्क्वायर फीट 76 पैसे। तो ये लोगों को जोड़ने में बेहद आसान हो जाएगा कि अगर आप कड़ी में आपका निर्माण है तो 32 रुपया 94 पैसे यानी 33 रुपया कड़ी आप अपना निर्माण निकाल लें, और स्क्वायर फीट में आप निकालना चाहते हैं तो 76 पैसे के एतबार से आपका पर स्क्वायर फीट वाटर टैक्स और हाउस टैक्स पड़ेगा। ये एकदम सीधा सीधा फार्मूला। इसी प्रकार से 60 पैसे के जो क्षेत्र हैं, 60 पैसे रेंटल वैल्यू वाले जो क्षेत्र हैं
वहाँ 43 रुपया 92 पैसा प्रति स्क्वायर फीट प्रति कड़ी आएगा, और 1 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका आ जाएगा वाटर टैक्स और हाउस टैक्स दोनों मिलाकर प्रति वर्ष 1 रुपया स्क्वायर फीट आपका हाउस टैक्स और वाटर टैक्स आएगा। मेरे ख्याल से ये लोगों को समझने में आसानी होगी और गुणा करने में तो हमने सब कैलकुलेट करके निकाल दिया है। मऊ नगर के, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे तो मऊ नगर की जो हेडक्वार्टर की नगर पालिका है वहाँ का रेट मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ा अगल बगल के ज़िलों का भी हाल आपको बताता हूँ। जैसे हम चलते हैं, जैसे 10 कड़ी का हमारा जो रेट निकला है नगर पालिका मऊ का 329 रुपया है, मैं इसको 45 पैसे से, और नगर पालिका परिषद मिर्ज़ापुर का 1024 रुपया है पड़ेगा। बलिया का 1595 पड़ेगा, देवरिया का 731 रुपया 99 पैसा पड़ेगा, अंबेडकर नगर का 732 रुपया पड़ेगा, आजमगढ़ का 805 रुपया पड़ेगा। यानी आप देखिए कि जो 435 रुपये का टैक्स, जो 329 रुपये 40 पैसे का जो टैक्स मऊ नगर पालिका में लग रहा है, उतनी ही मकान पर आपके नगर पालिका परिषद मिर्ज़ापुर में 1024 और बलिया में 1595 रुपये लग रहा है, और हमारे वहाँ 329 रुपये 40 पैसे लग रहा है। 20 कड़ी में अगर आप आ जाते हैं तो उसी प्रकार से डिफरेंस आएगा। 30 कड़ी में जैसे 988 रुपये, यानी 1307 स्क्वायर फीट पे अगर आपका निर्माण है, निर्मित क्षेत्र है, तो 988 रुपये नगर पालिका परिषद मऊ का रेट होगा, और 3074 रुपये मिर्ज़ापुर का रेट होगा, 4787 रुपये बलिया का रेट होगा, 2195 रुपये देवरिया का रेट होगा, 2195 रुपये अम्बेडकर नगर का होगा, और 2415 रुपये आजमगढ़ का रेट होगा। इसी तरह आखिर में मैं आ जाता हूँ पूरे डिटेल में जाने के बजाय। 40 कड़ी वाला भी सुन लें। 40 कड़ी में 1317 रुपया हमारा रेट है, 4099 रुपये मिर्ज़ापुर का रेट है, 6382 रुपये बलिया का रेट है, 2927 रुपये देवरिया का रेट है, अंबेडकर नगर का 2927 रुपया है, और 3220 रुपया है आजमगढ़ नगर पालिका परिषद का। अंतिम 50 कड़ी पे मैं आता हूँ कि 1646 रुपया 45 पैसे वाली दर से 1646 रुपया हमारा रेट आ रहा है, तो 5123 रुपया मिर्ज़ापुर का आ रहा है, और 7978 रुपये बलिया का आ रहा है, 3658 रुपये देवरिया का आ रहा है, 3662 रुपया अम्बेडकर नगर का आ रहा है, और 4025 रुपये आजमगढ़ का आ रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस है हमारे मऊ नगर पालिका। चूँकि इस प्रक्रिया को पे स्टडी ज़्यादा दिनों से चल रही थी तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी। नई सोकर प्रणाली 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार का जो आदेश है वो स्पष्ट है कि नई सोकर प्रणाली 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सीमा विस्तार के बाद जो नए क्षेत्र आए हैं वो 1 अप्रैल 2028 से वहाँ सोकर प्रणाली लागू की जाएगी। वहाँ चूँकि नियमावली के मुताबिक किसी भी सीमा विस्तार के बाद आए हुए क्षेत्र में या कि उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हो तो कर निर्धारण हो सकता है, या विस्तार के 5 वर्ष के बाद उस पर कर निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो इसलिए वो 2028 से लागू होगा। नगर पालिका द्वारा आवेदन का प्रारूप मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन नगर पालिका कार्यालय या अपने वार्ड के सभासदों से भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी ही सरकार स्वकर प्रणाली 2024 के संपूर्ण नियमावली की एक पुस्तिका छपवाकर घरों तक पहुंचाई जाएगी ताकि भवन स्वामियों को पूरी प्रक्रिया को समझने में आसानी हो सके। मेरी बात यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन एक आंकड़ा और मैं देके अपनी बात ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। कि जैसे हमको कर से जो वसूली होती है पूरे साल की 23 और 24 का जो मैंने आंकड़ा लिया है, तो उसमें 3,99,82,758 रुपये की हमारी आय है। सभी विभागों से मिलाकर जितने भी हमारे आय के स्रोत हैं, सभी स्रोतों से मिलाकर पूरे मऊ में 3,99,82,758 रुपये की हमारी आय हुई है 23 और 24 में। और उस आय को वसूलने के लिए जो हमने कर्मचारियों को तनख्वाह दी है वो 2,29,02,807 रुपये। ये टैक्स की प्रक्रिया इस एतबार से तो अगर ख़त्म ही कर दी जाती तो ज़्यादा उचित होता है। मतलब क्या है, इसमें 120 से 30 आदमी तो सिर्फ टैक्स की वसूली में लगे रहते हैं। तो मऊ में जितना कम टैक्स है, इतना टैक्स कम पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। आप बनारस में जाइएगा तो एक फ्लैट का किराया कम से कम हाउस टैक्स 5 साल का, वाटर टैक्स 5,000 रुपये से कम नहीं आता है किसी का। लखनऊ में भी आप कोई 2 कमरे का छोटा सा फ्लैट ले लीजिए 600 स्क्वायर फीट का, आपको 5,000 से कम नहीं आएगा।
तो मऊ में किराया, जैसे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप 600 स्क्वायर फीट का मतलब क्या हुआ, 2 कमरे का मकान। तो 2 कमरे का मकान मऊ में अगर आप लेना चाहें, थोड़ा कैलकुलेटर दीजिएगा, 2 कमरे का मकान अगर यहाँ आप लेना चाहें किराए पर मऊ में, तो क्या 5,000 रुपये से कम किराया होगा? 4,000 का मिल जाएगा। चलिए 4,000, हम 4,000 रुपये जोड़ते हैं। रेंटल वैल्यू इसी तरह से निकाली जाती है, रेंटल वैल्यू से कर निर्धारण होता है। तो मान लीजिए 4,000, तो 12 चौको 48,000 रुपया सालाना उसकी आय हो गई ना। तो अब 48,000 रुपये पर 17.5% जरा निकालिए पंडित जी, हैं? तो सब निकाल लें, ठीक है। तो जो लेकिन सब रेंट पे दे रहा है, ये क्यों मान रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं वही रेंट, सरकार। तो इसीलिए तो वो रेट नहीं रखा जा रहा है ना। हमने जो हम 400-500 टैक्स ले रहे हैं, वो अगर रेंटल वैल्यू निकालेंगे तब तो कई हज़ार चला जाएगा। 8,400 हो रहा है, सोच लीजिए आप। तो क्या तो कोई किसी का भवन हो तो सरकार नगर पालिका लेके रेंट दे सकती है, टैक्स भी ले लेगी उससे। नहीं, रेंटल वैल्यू का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र में रेंटल वैल्यू क्या है। जैसे अगर कोई एग्रीमेंट आप हमको देते हैं कि हमने ये मॉल फला व्यक्ति को किराए पे दिया, तो आपकी हम लोग लेते हैं कि आपने एग्रीमेंट क्या किया है। तो एग्रीमेंट में जितना किराया पर महीना आपने लिया है, उसी को हमारा 15% कर निर्धारित होगा। क्योंकि जो कर निर्धारण की प्रक्रिया है वो भवन स्वामी से 15% लेती है। वो इसलिए लेती है कि भवन स्वामी ने तो मकान बना दिया, मार्केट बना दी, दुकानें बना दिया, मॉल बना दिया और किराए पे दिया, लेकिन उससे निकलने वाला जो कचरा है उसका निस्तारण नगर पालिका करती है, और उसमें पानी की सप्लाई नगर पालिका व्यवस्था करती है, सफाई की व्यवस्था नगर पालिका करती है। तो जो भवन स्वामी को किराए से मिलने वाली जो आय है उस पर कर निर्धारण होता है। यहाँ क्या होता है कि जो कर निर्धारण हुआ वो दुकानदार से लोग वसूलने लगते हैं, मालिक दुकान। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि लोगों तक मेरी बात पहुँचे कि जो कर निर्धारण होता है वो भवन स्वामी के किराए में से हमारा हिस्सा जो होता है वो हमें चाहिए, न कि दुकान का जो किराएदार है उसके ऊपर वो लागू करना चाहिए। होता ये है कि वो टैक्स की धनराशि जो मालिक मकान है वो किराएदार पे नाफिज कर देते हैं, को देना है। बहरहाल सवाल एक सवाल है जी चेयरमैन साहब कि जो बिना रजिस्ट्रीकृत भूमि है उस पे लोग जो आवास बनवाए हैं उस पे टैक्स का निर्धारण कैसे करेंगे आप? देखिए, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है कौन कैसी भूमि है। जब जनरल सर्वे होगा तो हम अध्यासन के आधार पर कर निर्धारण करेंगे, कब्जे के आधार पे, कब्जे के आधार पर कर निर्धारण करेंगे। और अगर कब्जा किसी का गलत है तो जो दूसरा व्यक्ति होगा वो आपत्ति दाखिल करेगा, तो उसकी सुनवाई करके उसको दुरुस्त भी किया जाएगा। देखिए, खुशकी पट्टा ये सब कोई चीज़ संविधान में नहीं है। हमारा सिर्फ अध्यासी होना हमारे लिए काफ़ी है। हम जो अध्यासी है हमारी सुविधाएं वही ले रहा है, हमको कर वही देगा। हमारी जो स्लिप होती है नगर पालिका की, हाउस टैक्स की या वाटर टैक्स की, उस पर स्पष्ट लिखा होता है कि इसका स्वामित्व से कोई संबंध नहीं है, ये मालिकाना हक के लिए नहीं है, ये मात्र कर वसूली के लिए। एक सवाल और है चेयरमैन साहब, एक सवाल और है, बस उसके बाद लोग पूछेंगे। तैयब पालकी साहब ने कहा है कि जब मैं चेयरमैन होऊंगा या जो भी होऊंगा तो मैं स्वकर प्रणाली खत्म कर दूंगा, ये कैसे संभव है? नहीं, आपके समझने का फर्क होगा। उन्होंने ये कहा होगा कि एक मिनट सुन लीजिए, और जब एक सवाल आया तो उसका जवाब सुनिए पहले ना, फिर सवाल करिए। जब तक करिएगा सवाल करते रहिए, हम बैठेंगे, जितना आप सवाल करेंगे एक एक सवाल का जवाब देंगे। तो अब आपका सवाल है कि पूर्व चेयरमैन साहब ने ये बात कही है, तो वो शायद हो सकता है कि चूंकि ये अधिकार तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को है, नगर विकास मंत्री जी को है, तो उनके कहने का मतलब ये होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री हो जाऊंगा तो वापस ले लूंगा। मतलब आप चेयरमैन नहीं हो सकता, जब वो चेयरमैन होंगे तो हम ये वापस कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री जी को और नगर विकास मंत्री को है। तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं? ये आप कह रहे हैं से लागू नहीं है, ये फटास लागू है। लेकिन बीजेपी नेता डिबेट में बैठे उन्होंने कहा कि ये सरकार से मतलब नहीं है बल्कि चेयरमैन साहब से मतलब है। आपके सामने ही कहा था। देखिए, ऐसा है कि मैं अभी गजट की कॉपी भी आप सबको दे दूंगा, नियमावली का भी दे दूंगा, और ये मैं सरकारी कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, राजनीतिक कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे राजनीतिक सवाल न पूछें तो ज़्यादा कृपा होगी। आज हम सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी निकलिए बाहर, जितना चाहे राजनीतिक सवाल पूछिए। हाँ, आप बताएं। आपने बोला था 9 मीटर, इस आंकड़े पे बात करिए ना, जहाँ देखिए का जो स्लैब है, आपके बयान पे बात करता हूं। आपने बोला था 9 मीटर का जो स्लैब है उसमें आपको भी आपत्ति है कि 3 मीटर पे रहने वाला जो इंसान है और 30 मीटर के रास्ते पर जिसका मकान है उसको सेम टैक्स देना होगा, तो इस पे आपको भी आपत्ति है। और अगर इसमें बदलाव नहीं किया सरकार ने तो किसी कीमत पर लागू नहीं होने देगा, आपने कहा था। ये मैं क्यों कहूँगा भाई, मेरे बस में है क्या ये? आपका बयान है,
आपका बयान नहीं आपको देखिए, मैं आंकड़ों पे आज बात कर रहा हूँ, तो क्या बातें हुई, क्या बयान किसने दिया, उस पे ना जाइए। आज एथेंटिक आंकड़ों पे बात, आपने बयान फिर आज एथेंटिक आंकड़ों पे बात करिए ना। जो मैंने को कितना इससे लाभ होगा, क्या कुछ अब ये तो अभी कैसे हम बता पाएंगे, जब 1 साल बीतेगा, लागू होने के 1 साल बाद इसका जवाब मिल पाएगा। अच्छा, इसमें हर 2 साल पर रिव्यू करना है कि किसका ज़्यादा है उसको कम करना है, और किसका कम है उसको ज़्यादा करना है। रिव्यू होगा हर 2 साल पे। खाली जमीन पे जल हाँ हाँ, क्यों रिव्यू करेगा बोर्ड। चेयरमैन साहब, खाली जमीन पे जलकर का नियम ये होता है कि जैसे एक चीज़ होता है जल मूल्य और एक होता है जलकर। जलकर का मतलब ये होता है कि अगर आपके ज़मीन या मकान के 200 मीटर की दूरी के अंदर हमने पाइपलाइन बिछा दी, पानी की सप्लाई दे दी, तो जलकर लागू होगा। और जल मूल्य जो है, जो आप पानी लेंगे और जितना पानी खर्चा करेंगे, नियमतः मीटर लगना चाहिए और उतना जल मूल्य लेना चाहिए, लेकिन यहाँ लिया नहीं जाता। आपने कहा कि जो लोग टैक्स जिनके ऊपर नहीं लगे हैं, इस प्रणाली से वो टैक्स लगा आसानी से हो जाएगा। तो शहर में बेशतर लोग 600 स्क्वायर फीट के मकान में रहते हैं और 4 भाई हैं और एक ही के पास टैक्स लगा हुआ है। अगर वो लोग टैक्स लगवाना चाहें तो उनका कैसे तय होगा? ना, बढ़िया सवाल है। जितने लोग रह रहे हैं, जितनी घर में किचन है, उतने लोगों का टैक्स लग जाएगा। क्या दिए सर? और उसमें पार्टीशन अलग अलग होना चाहिए उनका, पजेशन जैसे नहीं वो अलग काम कर रहे हैं। किचन अलग अलग है कि नहीं? ये किचन पूरा मकान है जिसमें 4 भाइयों का है, तो चारों जैसे के अलग टीएस साहब का कहना ये है कि अगर 4 भाइयों के अलग अलग निशानदेही है कि ये फलां का हिस्सा, ये फलां का हिस्सा, सबका अलग अलग लग जाएगा, लेकिन निशानदेही नहीं है तो दिक्कत होगी। पार्टीशन नहीं है तो क्या होगा? मान लीजिए 10 कमरे हैं, 2 कमरे कोई लिया, 2 कमरे कोई लिया, किचन को इस तरह से सबके बटे हैं, तो पार्टीशन नगर पालिका करवाएगी। नहीं तो नगर पालिका मान लीजिए असल में निर्धारित कैसे होगा कितना स्क्वायर फीट किसका होगा? वो चारों लोग देंगे, वो निशानदेही कर लें, जैसे कागज पे भी निशानदेही अगर करके दे देंगे। ठीक है, ये तो गलत है ना कि दीवार उठवाने लगे आप लोग। नहीं दीवार नहीं उठवा रहे, नहीं तो एक आदमी के नाम रहने दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? नहीं भाइयों क्यों 4 गुना देना चाहते हैं? झगड़ा होती है, सुनिए भाइयों, और जिसके पास रसीद होती है उसको जरूरत पड़ती है तो वो नहीं देता है कि मैं उसको नहीं दूंगा। नहीं आपका सवाल सही है, आपका सवाल सही है। उसमें देखेंगे, इसको मैं नोट करता हूँ आपके इस पॉइंट को, इस पे विचार किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कागज पे भी लोग बंटवारा कर लेंगे, चौहद्दी तय कर लेंगे, वो लगा दें आपके पास। हाँ, तो हो सकता है उसके कारण। देखिए, अगर आप निशानदेही नहीं करवाना चाहते हैं, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप निशानदेही नहीं कराना चाहते हैं तो कितने स्क्वायर फीट पर किसका टैक्स कैसे तय होगा? तो अगर कागज पे भी आप दीवार बना लेते हैं बस वो ठीक है, और दीवार बना के दाखिल करेंगे तो वो हो जाना चाहिए, मुझे लगता है। बार पहला कारपेट एरिया के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा 10 कड़ी, तो 10 कड़ी में 366 रुपया लगा है, तो सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे जो होंगे, तो क्या 10 का 3, 6, 3, 9, 3, 12 ऐसे करके लिए? देखिए, हमारी बात को आपने समझाई नहीं है। हम बता रहे हैं कि कारपेट एरिया पर स्क्वायर फीट लगेगा। कारपेट एरिया किसको कहते हैं? कारपेट एरिया का मतलब जो निर्माण है आपका। हम जो कुछ बोल रहे हैं वो निर्माण पे बोल रहे हैं, स्टोरेज हमको मतलब थोड़ी ना है। रजिस्ट्री ऑफिस का सर्किल रेट पे हो रहा है, नहीं उस अनुपात में हो रहा है। तो रजिस्ट्री ऑफिस का मतलब जिधर सर्किल रेट ज्यादा है उधर का रेट ज्यादा है, जिधर सर्किल रेट कम है उधर का रेट कम है। रजिस्ट्री ऑफिस ने इधर कुछ महीनों में सर्किल रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। किसी राजनीतिक नेताओं ने इसका विरोध भी नहीं किया। बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर से मऊ का सर्किल रेट बहुत ज्यादा, अरे कई गुना है। तो फिर तो बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ जाएगा मऊ के लोगों को। नहीं हम तो बता दिए ना जो बढ़ेगा, हमने सर्किल रेट लेके ही लगाया है। उस रेट से हमको नहीं देखना है, हमको उसी अनुपात में देखना है कि जिधर का रेट ज्यादा है सर्किल रेट उधर ज्यादा रखना है, उधर 60 पैसा रखा है। अब किसी का शहर में 1 बीघा खेत है, लगेगा। खेती अगर नहीं हो रही है तो लगेगा, अगर खेती हो रही है तो नहीं लगेगा। खेती पे टैक्स अच्छा, खेती पे टैक्स जमीन पे टैक्स का लाभ क्या है? कौन करेगा? थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जवाब पूरा नहीं। जी 1 मिनट, आपके सवाल का जवाब पूरा करने। मैं ये कह रहा था कि सेकंड फ्लोर पे जो कारपेट एरिया होगा और ग्राउंड फ्लोर, तो दोनों का देखिए, हमको फ्लोर से मतलब नहीं आपका 10 फ्लोर है कि 20 फ्लोर है। जब निर्माण का जो निर्मित क्षेत्र है उसको नापा जाएगा ना, नीचे का नहीं, जो निर्मित क्षेत्र है। अब इतना आप नहीं समझ पा रहे हो, हम क्या बताएं? 3 शेड का रेट बहुत कम है। फिर से मैं समझाता हूँ। नहीं देखिए, हमारा मकान जो है 1000 स्क्वायर फीट में 1 फ्लोर बना है, किसी का बना है 4 फ्लोर,
हमारा उनका सेम टैक्स रहेगा, टैक्स में वेरिएशन। देखिए, आपका निर्मित क्षेत्र जितने स्क्वायर फीट में होगा, स्क्वायर फीट कैसे नापेंगे? जमीन से नापेंगे या हर फ्लोर? नहीं, आपको फार्मूला मैंने बता ही दिया, आपने सुना नहीं क्या? फिर से बताइए नापने का फिर से बता देता हूँ। देखिए, जो निर्मित क्षेत्र है उसको नापा जाएगा। सुनिए, जो निर्मित क्षेत्र है, देखिए स्टोरी पे मत जाइए आप, हम निर्मित क्षेत्र बोल रहे हैं। तो निर्मित क्षेत्र 10वीं स्टोरी में है कि पहली स्टोरी में? जिस स्टोरी में सब निर्मित क्षेत्र है, जितना निर्मित क्षेत्र है उसको नापा जाएगा और उसमें से सीढ़ी, किचन, टॉयलेट और दीवारों को लेस किया जाएगा। ये सारा लेस करने में दिक्कत होगी तो सीधा 20% लेस किया जाएगा, वही आपका उसी पे रेंटल वैल्यू बनेगी। फ्लोर से मतलब नहीं है हमको, निर्माण से मतलब है। एरिया बढ़ जाएगा उस हिसाब से। अब बात करें, अच्छा ये बताइए, नहीं आप ये मुझको बताइए, नहीं अच्छा ये बताइए कि किसी का 1 स्टोरी मकान बनाओ 10 कड़ी में और किसी का 4 स्टोरी मकान बनाओ तो लागत एक आएगी। नहीं, क्या जानने की जरूरत है भाई? चेयरमैन साहब, नगर पालिका की जेब कितनी मजबूत होगी और जनता की जेब कितनी ढीली होगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव मुझे नहीं दिखता है कि जो कर प्रणाली, बहुत से लोगों का टैक्स बढ़ेगा, बहुत से लोगों का टैक्स घटेगा भी। जमीन पे कर लगने का बारी सवाल करे ना। अच्छा, एक बात मैं ये कह दूं कि एक आदमी बार सवाल करेगा तो ठीक नहीं, बाकी लोगों को मौका दीजिए। आप लोग सवाल अपना 2 बार कर चुके हैं, अब आप शांत हैं। आप बताएं क्या पूछ रहे हैं? आप कुछ पूछ। जी सर, से पहले जो है आप ऐसे कर दीजिए कि बारी सबको मौका दे दीजिए, जिसको जो सवाल पूछना पूछ ले, कोई हंगामा नहीं होगा। एक तरफ से शुरू देखिए, इधर जो लोग सवाल पूछ चुके हैं वो शांत रहें, बाकी लोगों को भी मौका दें। ऐसा नहीं है कि जितने लोग हैं उसी हिसाब से मौका दें, ठीक है? आप जितना चाहे मौका लीजिए ना, मैं इसी शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना, आप जितना सवाल है, मैं थोड़ी में जा पाने वाला हूँ। आपको गलत फहमी है कि मैं भागता हूँ। जी, आपसे शुरू करते हैं। वो कर प्रणाली मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ, इससे जनता को क्या लाभ होगा सब कुछ मुझको समझ, जिसको नहीं समझ में आया अभी तक बारी से मौका दीजिए, लोग पूछ ले सवाल। ठीक है, आनंद बाबू कुछ सवाल है? बस सब सही है। ये पूछ रहे थे, मान लीजिए नगर पालिका नया क्षेत्र नहीं, पुराना ही क्षेत्र अगर नगर पालिका में है, जिसके घर अभी तक खड़ंजा और ईटा नहीं लगा है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, क्या उस पर टैक्स लेंगे? उस पर वाटर टैक्स नहीं लगेगा, हाउस टैक्स तो लगेगा। तो अगर खड़ंजा ही नहीं है तो क्यों लेंगे? अरे नहीं है तो लगा देंगे यार, क्या बात कर रहे हैं आप? बताएं सर। जाहिर जनता के जेब पे कितना असर पड़ेगा? अब इसको तो जब ये लागू होगा, जब आएगा तब ना सही एग्जैक्ट पता चलेगा। जैसे अगले साल जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें बताएंगे कि इससे क्या लाभ हमको हुआ, क्या जनता को फायदा हुआ। आप बताएं। वाटर कर क्या चीज है? वाटर कर का मतलब ये होता है कि जिन भवनों के, हंसिए मत, किसी का सवाल है तो सर खाली जमीनों पर वाटर करती है वो तो सर नहीं, हम तो बता चुके हैं, आप लोग सुने नहीं शायद, फिर से बता देता हूँ। नियम ये है कि जिस भूमि या भवन से 200 मीटर की दूरी पर हमने पीने के पानी की पाइपलाइन और पानी की सप्लाई चालू कर दी है, वहाँ वाटर टैक्स लगेगा। ये नियम है पहले का, बहुत पुराना नियम है। ले चैनल है, आप ले चैनल है,